32 and today I'm extremely glad because finally we are going to start a detailed explanation video. In case you guys are visiting this channel first time, let me tell you that I have my another channel. It is Studyship with Krati and it got hacked in January 2020 and that's the reason my about 400 videos got deleted, and to recover all those I created another channel. I'm going to upload all the videos again. So today in today's video we will be talking about chapter 1 of class 12th NCERT Political Science Contemporary World Politics Cold War Era and नाम, क्योंकि अब जो नया सिलेबस आया है उसमें चैप्टर्स के नेम थोड़े चेंज हुए हैं, एज वेल एज वी विल बी टॉकिंग अबाउट न्यू टॉपिक्स. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, यू कैन अटेंड माय लाइव सेशन बिकॉज आई यूज्ड टू टीच लाइव एंड डूइंग क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट इन विच यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस within 2 months. Isn't it amazing? So अगर आप interested हैं, just text me on given WhatsApp number. It is 6393665726. For more info आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं. Finally, let's start our today's video. So guys, this video is going to be in part. This one is first part of this chapter. बाकी सभी parts के लिए just wait for a while. अगर आप थोड़ा लेट देख रहे हैं तो शायद वो parts upload भी हो गए होंगे. The first topic that we are going to talk about the Cuban Missile Crisis 1961. And Cold War को शुरू करने से पहले we need to talk about World War First and World War Second. I hope you guys are familiar with कि World War First and World War Second में क्या हुआ. World War First जब इंडिया 2 ग्रुप्स में बढ़ जाती है, there was one group named Allied Powers. Allied Powers में कौन कौन सी कंट्रीज थी? Allied Powers में कंट्रीज थी यूएस, रशिया. यूएसएसआर उस वक्त एग्जिस्टेंस में नहीं आया था. यूएसएसआर केम इनटू एग्जिस्टेंस जस्ट आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917. देयर वाज ब्रिटेन, फ्रांस. सो दीज वर द कंट्रीज इन अलाइड पावर्स. सेंट्रल पावर्स में जो कंट्रीज थी उसमें ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर एज वेल एज जर्मनी शामिल था. नाउ थिंग्स गेट चेंज इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि हुआ था 1939 से लेके 1945 के बीच में. अब ये हुआ था अलाइड फोर्सेस एंड एक्सिस पावर के बीच में. अलाइड फोर्सेस में शामिल थी यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस. या आई लाइक टू मेंशन वन पॉइंट दैट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें क्लियरली चाइना अलाइड पावर्स के साथ था, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उसने इनडायरेक्टली अलाइड पावर्स का साथ दिया था. एक्सिस पावर में जो कंट्रीज थी वो थी जर्मनी, इटली एंड जापान. इनके बीच होता है युद्ध. और जो भी कंट्रीज लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेजर कंट्रीज, ठीक है, और जो भी कंट्रीज इनका साथ देती हैं दे वर इनटू दिस ग्रुप. सो लाइक इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो अलाइड पावर्स के साथ ही था, क्योंकि उस वक्त इंडिया था कॉलोनी किसकी? ब्रिटेन की. ब्रिटेन किसके साथ था? अमेरिका के साथ था. सो दिस इज जस्ट अ बैकग्राउंड, बट ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ था. सो कोल्ड वॉर जो है जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है 1947 में. द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. कोल्ड वॉर में कई सारे ऐसे इवेंट हुए कि दुनिया को लगा अरे यार अब तो जो है वर्ल्ड वॉर थर्ड हो ही गया, बट कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई. So, the Cuban Missile Crisis 1961. Actually, what happened just after 1945 in world there was a kind of a competition किसकी ideology अच्छी है. Like there were mainly 2 superpowers, USA and USSR. यानी कि अमेरिका and USSR से हमारा मतलब है Union of Soviet Socialist Republic. मेनली इसमें जो है 15 कंट्रीज थी और जिनको लीड कर रहा था रशिया. यू कैन से दैट कि अगर आप यूएसएसआर को बाय चांस रशिया भी बोल देते हो तो ये गलत नहीं होगा, बट आपको ऐसा करना नहीं है क्योंकि जो डोमिनेटेड कंट्री थी वो रशिया थी इसमें. अब क्या हुआ? यूएस एंड यूएसएसआर. इफ यू विल सी द वेस्टर्न पार्ट इन मैप, तो उस साइड के जितनी भी कंट्रीज थी अमेरिका साइड की, दे वर विद अमेरिका. दे बिलीव दैट जो अमेरिका जिस आइडियोलॉजी पे काम कर रहा था और जिस आइडियोलॉजी पे उसकी गवर्नमेंट चल रही थी, देश चल रहा था, दैट इज फाइन. ओके, यू कैन से इन अमेरिका देयर वाज अ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म में क्या होता है?
इफ यू आर कैपेबल टू कम्पीट, लेट्स कम हियर। सो यहाँ पे किसी को कुछ एडवांटेज नहीं दिया जाएगा। यू हैव रिसोर्सेज, आई हैव रिसोर्सेज एंड वी बोथ गोना कम्पीट। अगर आप कैपेबल होंगे तो आप मुझसे जीत जाएंगे, अगर मैं आपसे ज्यादा कैपेबल होंगी तो मैं जीत जाऊंगी। सो इट वॉज लाइक दिस। Now let's talk about USSR. USSR is a country where there's a socialism and communist government वहां पे है। बेसिकली इससे हमारा मतलब है all the resources and all the sector comes under government. अगर एग्रीकल्चर की जाती है तो वो कलेक्टिव फार्म्स की जाती है वहां पे। तो एग्रीकल्चर में जो भी प्रोड्यूस होगा उसको किस प्राइस पे बेचना है, किस पे नहीं बेचना है, ये गवर्नमेंट तय करेगी, ना कि आम लोग तय करेंगे और जिसकी वो फार्म है वो तय करेगा। नो, इट इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो गवर्नमेंट ही बियर करने वाली है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे इंडिया में, यू नो दैट कि वहां मेडिसिन कितनी चीप मिलती है, ठीक है। अगर उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को आप प्राइवेट हॉस्पिटल से कंपेयर करोगे, यू नो दैट कि कितना ज्यादा चार्ज करते हैं एंड यू कैन कंप्लेन बिकॉज दोज आर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये आइडियोलॉजी की हमने बात कर ली। यूएस के साइड ज्यादातर जो कंट्रीज थी वो सारी जो है यूएस की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थी। एंड लेट्स टॉक अबाउट द ईस्टर्न अलायंस। ओके, ईस्टर्न पार्ट जहां पे यूएसएसआर है। आई होप यू गाइज नो दैट वेयर इज यूएसएसआर लोकेटेड एंड रशिया की लोकेशन पता होगी आपको, तो उससे आप यूएसएसआर की लोकेशन भी पता कर सकते हैं। उस साइड की जितनी कंट्रीज थी वो यूएसएसआर के साथ थी। अब क्यूबा विच इज अ कम्युनिस्ट रूल आइलैंड नियर नॉर्थ अमेरिका, एंड अचानक से यूएसएसआर के लीडर जो 1961 में थे, निकिता क्रुश्चेव, उनको टेंशन होती है। Sorry for this noise. Actually, I'm shooting this video at a noon time. Usually, I shoot this at night, तो आपको noise नहीं मिलेगा। Okay, so USSR लीडर निकिता क्रुश्चेव, उनको टेंशन होती है कि ये तो अमेरिका के पास है क्यूबा, एंड प्रोबेबली अमेरिका क्यूबा को अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहे और वहां के जो देन प्रेसिडेंट थे फिडेल कास्ट्रो, उनको ओवरथ्रोन करते। सो लेट्स डू वन थिंग दैट हम अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड वेपन्स वहां पे तैनात कर लेते हैं। दिस विल इंश्योर अस कि अमेरिका हम पे अटैक नहीं कर पाएगा, और दूसरी चीज ये रहेगी हम अमेरिका को पास से भी देख सकते हैं, उसको स्पाई कर सकते हैं, उस पर नजर रख सकते हैं। अब इस बात की खबर अमेरिकन प्रेसिडेंट को 3 हफ्ते बाद पता चलती है, ठीक है। When they have सब कुछ प्लान हो गया था and they were about to send their warships there. जॉन एफ कैनेडी यूएस प्रेसिडेंट को जैसे ये बात पता चलती है, he immediately warned निकिता क्रुश्चेव, यूएसएसआर लीडर, कि अगर आपने अपने वॉरशिप यहाँ पे रखे और आपके वॉरशिप हमें इस तरफ आते हुए दिखे, वही वॉर हो जाना है। और ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि सारा वर्ल्ड डर गया था, बिकॉज यूएस एंड यूएसएसआर इस बार आमने सामने थे, और यूएसएसआर अगर नहीं रुकता, यू कैन से दैट कि वर्ल्ड वॉर 3 वहीं पे हो जाना था। हाउएवर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फॉर्चुनेटली, एंड दैट्स द रीजन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज नोन एज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ कोल्ड वॉर। सो दिस वाज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दैट सेट। You can say Cold War was an ideological war. It was a military war. It was a cultural war also, because there was one thing कि किसका कल्चर ज्यादा डोमिनेटेड है, मतलब किसका कल्चर ज्यादा अच्छा है और लोग ज्यादा अपनाते हैं। Next topic that we are going to do is what is the Cold War. So let's try to understand it. Allied forces, we have already talked about these. Axis power के बारे में भी हमने बात कर ली। 1939 से 1945 के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, लेट मी राइट इट। ओके, 1939 to 45। ऑल नो दैट इन 1941 जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर, जो कि हवाई टेरिटरी में है, वहां पे हमला किया था न्यूक्लियर बॉम्ब से। अब उस न्यूक्लियर बॉम्ब में लेकिन मौत केवल 2000 लोगों की ही हुई थी। इफ यू विल जस्ट गूगल इट, यू विल गेट टू नो अराउंड 2000 to 2300 पीपल की डेथ हुई थी। अब इस बात से अमेरिका को बदला लेना था, और उसने 1945 में फाइनली बॉम्बिंग करती थी जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी में। नाउ जापान में जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, वो जो पर्ल हार्बर में जापान ने गिराए थे, उससे काफी ज्यादा खतरनाक और एडवांस्ड भी थे। जब हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बॉम्ब गिराए जाते हैं अमेरिका के द्वारा, यू कैन से दैट इट वाज अ डिस्ट्रक्शन, कि लोग जहां पे खड़े हुए थे वहीं खड़े रह गए। वो
कंप्लीटली जल चुके थे। अगर देयर वर काइंड ऑफ अ रॉक, तो वहां पे उनकी इमेज जो है वो इम्प्रिंट हो चुकी थी। सो दिस वाज द सिचुएशन। आई थिंक आपने अगर क्लास 10th की हिंदी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, एनसीईआरटी हिंदी, उसमें एक चैप्टर है जिसमें राइटर मेंशन करता है कि हिरोशिमा एंड नागासाकी में तबाही किस तरह से हुई थी। और यहाँ पर जो लोगों की मौत हुई थी उसमें 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक लोग शामिल हैं, और उसका इफेक्ट आज भी इस जगह पे देखा जा सकता है। उसकी रेडिएशन क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि बहुत बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। अब चूंकि अमेरिका का ये कारण था कि ये जरूरी था जापान पे अटैक करना, अदरवाइज वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो कभी एंड ही नहीं होता। हाउएवर होल वर्ल्ड क्रिटिसाइज्ड अमेरिका जो उसने न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया था जापान पे। नाउ जो न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा एंड नागासाकी पे गिराए गए थे, इनका नाम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। तो कोड नेम इस्तेमाल किया गया था। हिरोशिमा में गिराया गया था लिटिल बॉम्ब, नागासाकी में गिराया गया था फैट मैन। नाउ हियर इज वन क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस, दैट जस्ट कमेंट बिलो, कब, कहां और कैसे हिरोशिमा एंड नागासाकी पर बॉम्ब गिराए गए थे। लाइक मेंशन द डेट। ओके, वेल लेट मी गिव यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट। नागासाकी कभी भी अमेरिका का टारगेट एरिया था ही नहीं, क्योंकि अमेरिका किसी और जगह पे बॉम्ब गिराना चाहता था। बट चूंकि वो ऑलरेडी हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरा चुका था और उस वक्त बादल काफी ज्यादा छाए हुए थे आसमान में और साइट क्लियर नहीं थी जहां पे उन्हें टारगेट किया था उन्होंने, इसलिए बाद में नागासाकी पर बॉम्ब गिराने का डिसीजन लिया गया। लेकिन जस्ट चेक आउट माई वीडियो ऑन यूट्यूब, आई अपलोडेड ऑन माई फर्स्ट चैनल कि किस तरह से नागासाकी टारगेट नहीं था फिर भी उस पर अटैक किया जाता है। Now, logic of deterrence. Under this concept is believed that कि दो सुपर पावर अगर इंडल्ज हैं and they are just going for a nuclear war, तो मतलब एक दूसरे पे पहले ही इतना अटैक कर दो कि कोई भी वॉर के काबिल बचे ही ना, और डिस्ट्रक्शन इतना होगा कि दोनों ही साइड इसको अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। So this is logic of deterrence. So ultimately it won't be wrong if we say that Cold War was not only a military rivalry, in fact it was the best and most appropriate organizing social, political and economic structure किसका है। It was about capitalism और liberal जो ideology है अमेरिका की, it is best और appropriate, और जो socialism and communism फॉलो कर रहा था यूएसएसआर, वो ज्यादा बेटर है। नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस टॉपिक, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वन विच इज गोइंग टू बी द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। वेल दिस टॉपिक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। वी टॉक्ड अबाउट कोल्ड वॉर के वक्त जो है दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, और उसी दो हिस्सों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। So world was divided into two power blocks. So there were two alliance system. Let's talk about them. फर्स्ट वन वेस्टर्न अलायंस, जिसको नाटो भी बोलते हैं। वेस्टर्न अलायंस से हमारा मतलब है वो कंट्रीज जिनको यूएसए लीड कर रहा था। दे वर नोन एज वेस्टर्न अलायंस, और इन्होंने नाटो फॉर्म किया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस वाज फॉर्म्ड इन 1949। काइंडली रिमेंबर द डेट, यू मे गेट क्वेश्चन ऑन टू इट। सी, I mean to say B, Eastern Alliance. Eastern Alliance was to counter Western Alliance and it was headed by USSR. इसको वॉर्सो पैक्ट बोला जाता था क्योंकि पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो, वहां पे ये जो है पैक्ट साइन किया गया था, एंड दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, जस्ट आफ्टर 6 or you can say just after 5 years of NATO. Now NATO members may, you can say, there were countries like Britain, there were countries like Turkey, there were countries like France. So these were part of NATO. Whereas if we talk about the Warsaw Pact, तो उसमें अलग countries थी। पोलैंड जो है इसके अंडर आता है, and number of countries. सीटो, अब क्या सीटो एंड सेंटो, अभी हम कॉन्टिनेंट जो रेफर कर रहे थे, क्योंकि सबसे पहले जो ग्रुप्स बनते हैं ना, वो यूरोप सबसे पहले डिवाइड होता है कोल्ड वॉर में। यूरोप के बाद फिर हम एशिया एंड अफ्रीका की भी बात करेंगे। एशिया में क्या हुआ, देयर वाज वन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नेम सीटो, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको मनीला पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि बना था 1954 में। दिस वाज टू काउंटर और टू स्टॉप कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म इन Southeast Asia.
नाउ सेंटो इज ऑल्सो नोन एज अ बगदाद पैक्ट, और इसको मीटो भी बोला जाता है, मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. दिस वाज साइंड इन 1955. नाउ वी हैव सुपर पावर्स अलाइड स्मॉलर स्टेट्स फॉर. वी आर टॉकिंग अबाउट कि वर्ल्ड डिवाइड हो गया था. देन ये बताओ कि ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स को इनकी क्या जरूरत पड़ गई? लाइक यूएसए जो है इनफ है ना, यूएसए के पास कितनी सारी पावर है. देन व्हाई USA needs smaller states? So let me give you a valid reason, or let me tell you that USA and USSR दोनों इतने ज्यादा capable थे, super powers थे, then why they need smaller states? For understanding this concept, logic बड़ा simple है. कोई भी देश उसके नागरिकों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता. कोई भी बड़ा आदमी छोटों के बिना आगे नहीं जा सकता. अगर आप आज सक्सेसफुल हैं, जस्ट लुक अराउंड यू. कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने के लिए जो है मेहनत की है. योर मदर, फादर, ब्रदर, फ्रेंड्स, और लाइक everyone whoever supported you whatever you are doing currently for that. Okay, so थोड़ा सा हम टिपिकल चले गए. Let's talk about our topic. It is superpowers allied smaller states for. Superpowers का अपना फायदा हुआ करता था स्मॉलर स्टेट से. पहली बात ये, सुपर पावर्स को इनसे ऑयल एंड मिनरल्स मिल जाया करते थे और रिसोर्सेज मिल जाया करते थे. सेकेंड रीजन वाज दैट टेरिटरी. स्मॉलर स्टेट्स वर इंपॉर्टेंट फॉर सुपर पावर्स क्योंकि इनको टेरिटरी मिला करती थी. थर्ड, लोकेशन टू स्पाई. अगर यूएसएसआर को देखना है कि यूएसए क्या प्लान कर रहा है तो उसको स्पाई करना होगा, उसके लिए उसको लोकेशन चाहिए. वो रशिया में ही स्पाई नहीं कर सकता उसको, और जहां पे यूएसए है और जो वेस्टर्न अलायंस है उसके आसपास कोई जगह चाहिए जहां से वो देख सके. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से क्यूबा वाज दिस सॉर्ट ऑफ प्लेस. देन इकोनॉमिक सपोर्ट. ऑफ कोर्स दे नीड इकोनॉमिक सपोर्ट फॉर मिलिट्री. एंड अब ये स्मॉलर स्टेट्स को क्या फायदा था? स्मॉलर स्टेट्स को फायदा था कि एक बार ये सुपर पावर के साथ शामिल हो गए तो सुपर पावर के लिए ये था कि अगर इन स्मॉलर स्टेट्स पे आप हमला करते हो, इट विल बी कंसिडर कि आपने पूरे अलायंस पे हमला किया है. मान लीजिए पोलैंड पे हमला होता है. पोलैंड वाज अलाइड ऑफ यूएसएसआर. अगर पोलैंड पे हमला हुआ, इट विल बी कंसिडर कि पूरे ईस्टर्न अलायंस पे हमला हुआ है. So this was the power of blocks. Here we have completed our 3 topics of this chapter, and I hope I have explained each and everything. In case kuch chhut gaya ho, you can just comment below and let me know about it. And yes, please give your feedback that how you like this chapter. We will be doing second part very soon. आपको जल्द ही मिल जाएगा. And yeah, there are videos of history and class 11 history and political science are on its way. So stay tuned. Make sure you hit the like button, share this video with the friends, and let them know कि Studyship with Kati 2 is back with our detailed explanation video, because इससे पहले मैंने Facebook पे अपलोड किए थे. सब्सक्राइब Studyship with Kati 2. अब यार नेक्स्ट पार्ट देखना है तो सब्सक्राइब तो करना ही होगा. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में.